ओके चलिए देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, वैसे थोड़ा सा हम ना इमोशनल हो जाते हैं। आई अग्री, कल बहुत अच्छा मैच जीते हैं हम और हम सबको बहुत खुशी है। कल एक खास तौर से जब ट्रेविस हेड आउट हुए थे तो मैं सच बताऊं बहुत लोगों ने बहुत सबसे ज़्यादा ट्रेविस हेड के आउट होने पे सेलिब्रेट किया होगा शायद। मैं ये सब चीज़ें मानता हूँ, लेकिन पता है क्या होता है आशीष, आप अगर ऑस्ट्रेलिया से पूछेंगे ना कि ऐसे अगर वो 4 मैच हार जाएं लेकिन वो वर्ल्ड कप उनके पास ही रहे तो वो क्या चुनेंगे, तो शायद वो वही चुनेंगे। मतलब ठीक है, वो जो वर्ल्ड कप की हार है ना वो अभी भी चुभती है, उसको कोई वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया की जो एक हमारे ऊपर बोगी चली आ रही थी बड़े टूर्नामेंट्स में पिछले 3-4 साल से एक्चुअली, वो हमने कुछ हद तक कल तोड़ दी। और ये जो टीम है ये बहुत अच्छा जेल कर रही है। वनडे में हमारी टीम बहुत अच्छा जेल कर रही है। टेस्ट मैचेस में भले ही हमारा परफॉर्मेंस खराब रहा हो, लेकिन एटलीस्ट वाइट बॉल क्रिकेट में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। पिछले आप 4-5 साल का देखिए, वर्ल्ड कप के भी हम फाइनल में पहुंचे, T20 तो वर्ल्ड कप हमने जीता, अब यहाँ पर भी फाइनल में पहुंच गए। होपफुली फाइनल दुबई में ही होने वाला है या तो साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान में ही फाइनल नहीं। देखिए, इस पर डिबेट हो सकती है। ये जो हुआ है ना, वैसे मोरली अगेंस्ट हूँ मैं इसके, ये गलत हुआ है। मतलब जो भी है, मतलब आप सोचिए कभी ऐसा हो सकता है कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप का फाइनल आपको 2 दिन पहले तक पता ही नहीं है कि कहाँ हो रहा है। भाई टिकट खरीदनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। हाँ, ये बात सही है। मतलब आप सोचिए, अगर कल हम हार जाते तो फाइनल लाहौर में होता, अब हम कल जीत गए तो फाइनल दुबई में हो रहा है। तो ये मतलब बड़े इवेंट्स में इस तरीके से, बट ठीक है, वो अपने सब वो होते हैं। खैर, आज दिन नहीं है वो सब बातें करने का। आज दिन है जो कल हमने जो जीत हासिल की उसको सेलिब्रेट करने का। और एक चीज़ क्लियर है, विराट कोहली का भले ही टेस्ट मैचेस में थोड़ा सा प्रदर्शन खराब रहा हो, लेकिन इस टूर्नामेंट में तो उन्होंने वापस वो जो अपना पुराना मोजो है ना वो वापस हासिल किया। और सब बहुत अच्छा लग रहा था। और आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, वीरू आपने भी देखा ही होगा कल मैच, और एक अच्छी वाली फीलिंग कल मैच देखकर आई रही थी बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। कल मैं क्लोजिंग करा था अनुज, तो पूरी इंडिया की बॉलिंग देखी। बैटिंग में नहीं देखता हूँ मैं, बैटिंग देखता हूँ जब जीत के एज पे होते हैं तब। उसके बाद थोड़ी देर पीटीवी देखता हूँ बैठ के मैं। और कन्विंसिंग जीत, और वाकई विराट कोहली की नॉक, वो डटे रहना क्रीज पे, वो हाईलाइट था। चलिए भाई, अब फाइनल संडे को दुबई में। बाकी मार्केट्स को लेकर, देखिए, मार्केट्स को लेकर आज मैं एक चीज़ और कहूँगा। मैं वीरू को भी एक चीज़ पूछ रहा था कि अगर आप लोगों ने त्रिशूल फिल्म देखी है क्या, उसका एक पोस्टर आएगा। एक बहुत शानदार फिल्म थी, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं सबको कहूँगा ज़रूर देखिए। त्रिशूल में 3 हीरो थे। अमिताभ बच्चन ऑब्वियसली, संजीव कुमार जी थे और शशि कपूर थे। मेन पिक्चर जो थी वो अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार जी के ऊपर थी, है ना। वीरू, याद है फिल्म? उस फिल्म में काफ़ी आइकॉनिक डायलॉग्स थे। उनमें से एक था, अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मेरे पास बाप दादा का दिया कुछ नहीं है, सिर्फ माँ का आशीर्वाद है। एक डायलॉग वो बोलते हैं कि मेरे जेब में 5 फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन मैं ये काम करा लूँगा। ऐसे कई डायलॉग्स थे। उनमें से एक कॉन्वर्सेशन होती है संजीव कुमार और शशि कपूर के बीच में, जब अमिताभ बच्चन जो संजीव कुमार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जीता होता है, उसके अगेंस्ट सामने उसी लोकेलिटी में आधे दाम पे बोलते हैं, मैं आधे दाम पे घर बेचूंगा। तो शशि कपूर उनको बोलते हैं संजीव कुमार को कि ये आदमी के अंदर क्या बेसिक बिजनेस सेंस नहीं है, इसका दिवाला तो निकलेगा लेकिन हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बिजनेस नहीं है, कुछ और कर रहा है। अब मैं आता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को। अब लेकर आइए वो जो हमारे पॉइंटर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप वाले। ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है ना, उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी, वो जो कह रहे थे वो सिर्फ एक चुनावी हथगंडा नहीं था, सिर्फ एक लोगों को बहुत उम्मीद थी कि सिर्फ इलेक्शन रेटरिक है, इलेक्शन रेटरिक नहीं था वो। और ये भी नहीं था कि वो उन्होंने कुछ नेगोशिएशन टैक्टिक थी, चलिए मैं नेगोशिएट करूंगा, और उसके बाद बहुत जो उस दिन लगाए थे उसमें बहुत लोगों ने कहा था कि जब तक एप्लीकेबल नहीं होते तब तक मामला चेंज हो जाएगा। उन्होंने लगा दी, और अभी जो आज वो चल रहा है उसमें साफ बोल रहे हैं कि मैं तो ये करने वाला हूँ, है ना। तो ये आप मान के चलिए कि ये नेगोशिएशन टैक्टिक नहीं थी, ये क्लियरली एक उन्होंने एक अप्रोच ली है। और अब वर्ल्ड को समझना होगा कि ये नए टैरिफ जो सिचुएशन है वो कैसे आगे प्ले आउट करेंगे, क्योंकि अब तक हम में से किसी ने ये चीज़ देखी नहीं है। यूएस में मैं कल पढ़ रहा था, CNBC.com पे का बहुत अच्छा आर्टिकल था। यूएस में कई लोगों का मानना है कि बाकी की कंट्रीज पर इम्पैक्ट होगा तो होगा, लेकिन
और स्वाइप को प्ले आउट करते रहिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे यूएस को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत लोगों का मानना है। यूएस की रिटेल कंपनियां वो कह रही हैं कि इससे महंगाई में वापस तेज़ बढ़ोतरी आएगी। महंगाई का जिन अभी अभी यूएस में काबू में आया था वो वापस आएगा। भारतीय आईटी कंपनियां क्यों कर रही हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन आईटी स्टॉक्स क्यों कर रहे हैं, ये इसी वजह से कर रहे हैं कि अगर यूएस में वापस इन्फ्लेशन आई, वापस वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम हुआ, वापस इशू आया तो फिर वैल्यूएशन पर एक इम्पैक्ट आएगा। और इसका मतलब ये भी होगा कि अब फेड की तरफ से आप बहुत ज़्यादा रेट कट भी एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन का जिन वापस आएगा तो फेड भी रेट कट नहीं करेगा। ये एक और कारण है जो वर्ल्ड इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है। और इसका मतलब ये भी है कि इमर्जिंग मार्केट्स में, खासतौर से भारत जैसे मार्केट में, हो सकता है कि एफआई का पैसा अभी ना आए, काफ़ी टाइम तक ना आए। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि एफआईएस को यहीं आना है, उनके पास बहुत मौके हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब यहीं पर आएंगे, अच्छी मार्केट्स मिल रही हैं उनको, वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत बनेगी मार्केट के लिए। ये भाई साहब ट्रम्प साहब के टैरिफ्स और उससे रिलेटेड टैंट्रम्स, दिक्कत बढ़ रही है। यूएस में कई रिजल्ट्स के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्रीज भी उन सरदर्द को पॉइंट आउट कर रही है। खैर, इस पे अभी अपन ग्लोब के समीकरणों पे आएंगे तो और डिटेल में ड्वेल कर रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट, ये सब सरदर्द तो अपनी जगह है, ग्लोब के सरदर्द के साथ साथ अपने को रोज निफ्टी की मार झेलनी है। एक सबके जहन में सवाल, आपने जो 22,000 के लेवल्स की बात करी थी वो तो स्क्रीन पे आ गया। हाँ, कल खुलते ही उन लेवल्स के नीचे चले गया था भारतीय बाजार। अब यहां से समीकरण, कुछ हिंट्स आपने दी थी कि वैल्यूएशन वाइज शायद थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस आ रही होगी पॉकेट्स में, पर सबके जहन में यही सवाल है कि यहां से कितना निफ्टी और गिर सकता है, कितने समीकरण और बिगड़ सकते हैं, उसके पीछे का गणित कुछ है तो वो बताइए। बिल्कुल, उसके पीछे का गणित मैं बताया था। मैंने ये गणित पिछले हफ्ते भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज मैं इसको रीट्रेट कर रहा हूँ। देखिए, मैं क्लोज टू क्लोज बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि इंटरडे में कई बार बहुत चीज़ें थोड़ी सी एग्जैजरेट हो जाती हैं। क्लोज टू क्लोज बेसिस पर पूरी इलेक्शन की रैली हवा हुई है। 21,884 से उस रैली की शुरुआत हुई थी। 21,884 से वो शुरू हुई निफ्टी की रैली 26,216 वहां पर जाकर खत्म हुई थी। ठीक है, और क्लोजिंग बेसिस पर इसका मतलब हम टेक्निकली वो रैली पूरी गंवा चुके हैं। अब 21,884 और 22,084 में 200 पॉइंट का ही सिर्फ फर्क रह गया, जो हमने ऑलमोस्ट 4,500 पॉइंट की रैली की थी उसके हिसाब से। अब 3-4 चीज़ें हैं। इलेक्शन डे का लो क्या था? इलेक्शन डे का लो था 21,281। अगर आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट समझना चाहते हैं, जो बहुत लोग करते हैं कि नहीं मैं इंटरडे बेसिस पर उससे स्टार्ट करूंगा। दूसरी जो चीज़ मैंने कही थी कि अगर हम ये मान लें कि ये रैली पूरी खत्म हुई तो उसके बाद जो उससे पिछली रैली थी उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? उसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिया था अक्टूबर 2023 का, जहां पर 18,850, ये वो रैली थी आशीष जिसमें लोगों ने बहुत पैसा बनाया था। ये 18,850 से रैली की शुरुआत हुई थी, वो स्टेट इलेक्शन से जस्ट पहले। वहां से वो रैली जो है अब वो करीब करीब 56% रिट्रेस हो चुकी है। 56% रिट्रेस हो चुकी है। फिबोनाची के हिसाब से 61% पर वो मामला आता है। कुछ लोग 66% लेते हैं। अगर वो रैली भी 66% रिट्रेस हुई तो निफ्टी पर हम 21,200, ये एक जगह बन रही है। अगर ये वो टिपिकल बेयर मार्केट वाली करेक्शन है जिसमें इंडेक्स 20% करेक्ट होता है, जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में हम ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं, अगर हम उस बेयर मार्केट टेरिटरी को हिट करते हैं तो वो 20% करेक्शन भी 21,000 पर बैठेगा। और अगर निफ्टी अपने 17.5 टाइम्स का जो प्राइस टू अर्निंग्स का मल्टीपल है, अगर वहाँ तक गया, वो भी करीब करीब 21,000 पर बैठेगा। तो मोटा मोटी बात यह है कि 21,000 से 22,000 के बीच का 1,000 पॉइंट का बैंड है जिसमें शायद ये प्राइस डैमेज खत्म हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 21,000 तक चले जाएं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम 21,000 पर रुक जाएं, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है। ये कोई एक्सेल शीट में बनाने वाला वो चीज़ नहीं है कि हमने बना दी कि ये बस यहीं पे जाएगा। स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें सेंटिमेंट के हिसाब से नियर टर्म में या तो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो जाती हैं, तो ये एक दिक्कत रहेगी। लेकिन पॉइंट ये है कि 21,000 से 22,000 आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी अपनी SIPs बढ़ाने की, अपने इंडेक्स, लार्ज कैप की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ लार्ज कैप में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने की, ये मेरा व्यू होगा। लीजिए भाई साहब, बढ़िया साहब। आज की स्पेसिफिक, अभी तो मोटा मोटी जामा पहन लिया, अब आज के स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स पे आता हूं। 2 चीजें, पहले ग्लोब में क्या चल रहा है और दूसरा अपना सेटअप क्या है। उसके बाद आज की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है थोड़ी सी फीकी शुरुआत होनी है। सुबह से ऐसे ही 1/4 से 1/3% दबाव।
एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। मिला जुला सा कामकाज है, लार्जली सधी हुई सी शुरुआत है। हैंगसेंग पे नज़र रखिएगा, वहाँ पे वो मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। कल एक शुरू हुई थी और आज फिर एक लेजिस्लेटिव की भी मीटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम स्टेटमेंट वहाँ से आ रहे हैं और हैंगसेंग एक समय तो 2-2.5% सुबह उछाल दिखा रहा था, अभी भी बहुत मजबूत है, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हॉर्मास के पास जा रहा हूँ समझने के लिए चाइना से क्या डेवलपमेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस के बाजार दिखाता हूँ और यूएस में इस समय ट्रम्प साहब का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस चल रहा है, वहाँ से भी क्या छन छन के आ रहा है सारा हिंदी में समझ लेंगे। एक चीनी भाषा और एक अंग्रेजी भाषा का हॉर्मास अपने को हिंदी में समझा देंगे। पर यूएस में दिक्कत है, परसों 600 पॉइंट प्लस डाउ करेक्ट हुआ था और कल फिर 600 पॉइंट प्लस डाउ दबाव में था। 2 दिन से प्रेशर माउंट हो रहा है यूएस के बाजारों का। अब वो गणित आपकी स्क्रीन पर है, नैस्डैक कितना तब और अब की पहली प्लेट दिखाता हूं, क्योंकि आज यूएस के फ्यूचर्स थोड़ा सा बेहतर करें। 2 दिन के पेन के बाद इंडिकेशंस ऐसे हैं कि उभरेगा मामला, तो वो समीकरण आपकी स्क्रीन पर कुछ बहुत दबाव हमें पहचाना है। ज्यादा तवज्जो शायद इस समय यूएस के फ्यूचर्स को और एशिया को दीजिए, जो आज थोड़ा बहुत बेहतर कामकाज कर रहा है। पर हुआ क्या, हो क्या रहा है इस समय भी सारे डेवलपमेंट्स हॉर्मास से जाने। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, मूड कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और मूड तो फिलहाल देखिए अभी अनसर्टन है थोड़ा सा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन अभी जारी है। उसमें अब तक उन्होंने ऐसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं की है टैरिफ्स को लेकर। जो भी कहूंगा कांग्रेस को अच्छा नहीं लगेगा, डेमोक्रेट्स को अच्छा नहीं लगेगा। और उन्होंने डेमोक्रेट से ये भी कहा कि आप जुड़ते क्यों नहीं हमारे साथ ये अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए। मगर फ्यूचर्स ऊपर आज इसलिए है क्योंकि यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है हावर्ड लुटनिक, उन्होंने ये बयान दिया है कि वो शायद विचार कर रहे हैं कि एक मिडिल ग्राउंड बनाया जाए टैरिफ्स को लेकर, कनाडा और मेक्सिको पर जो टैरिफ लगाए गए हैं। मगर उन्होंने सफाई ये भी दी है कि पॉज नहीं किया जाएगा जैसे पिछले महीने किया गया था। शायद कुछ रियायत मिले, नैफ्टा के अंतर्गत जो सारे गुड्स आते हैं उन पर शायद कोई रियायत मिले। उस वजह से ऑटो के शेयर और बैंकिंग शेयरों में आफ्टर आवर्स में तेज़ी देखने मिली थी यूएस के मार्केट्स में कल। ये एक बात रही। चीन से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, 5% की ग्रोथ टारगेट को उन्होंने मेंटेन किया है। एआई को लेकर उन्होंने बहुत सारे निवेशों के ऐलान किए हैं। लगभग $69 बिलियन के बॉन्ड्स वो इश्यू करने वाले हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स। तो उस वजह से जो है चीन के बाजार जो है चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के शेयर वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो एक बड़ी खबर चीन से निकल कर आई है। वहाँ पर और डेटा निकल कर आएगा तो हम आपको उस बारे में भी जानकारी देंगे। मगर ये एक बात ये भी है कि ये जो नेगोशिएशन टेबल पे दोबारा लौटने की बात इसलिए भी हुई क्योंकि ट्रंप ये विचार कर रहे थे कि मैं कह दूंगा और लोग मान जाएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि सभी देशों ने जो है जवाबी कार्रवाई की है। कनाडा ने, चाइना ने, मेक्सिको ने भी ये ऐलान किया है कि रविवार को वो टैरिफ्स अनाउंस करेंगे, काउंटर टैरिफ्स। मगर गुरुवार को पहले मेक्सिको के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत होगी। उस वजह से जो है दोबारा नेगोशिएशन टेबल पर लौटने की डोनाल्ड ट्रंप विचार कर रहे हैं। और जैसे अनुज भी अभी कह रहे थे कि महंगाई वहाँ पर और बढ़ सकती है। जो कल उन्होंने कहा था किसानों को कि आप ज़्यादा उत्पादन के लिए तैयार हो जाइए, मगर उनका जो की फर्टिलाइज़र रॉ मटेरियल है पोटैश, वो 80% जो है कनाडा से आता है। तो अगर उस पर ही टैरिफ लग गया तो वहाँ पे उनकी लागत बढ़ जाएगी, वहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। फल, सब्जी, चीनी और कॉफ़ी के दाम बढ़ सकते हैं वहाँ, तो उस वजह से थोड़ा सा संकट है। कल भी हमने कहा था, अटलांटा फेड ने ये चेतावनी दी है कि फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी नेगेटिव हो सकती है। तो हैंडओवर के फिलहाल तो देखिए हैंडओवर कमज़ोर ही है, मगर डोनाल्ड ट्रंप अपने संबोधन में क्या कहते हैं उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। चीन से तो डेटा निकल कर आया है, उसके बाजार रिएक्ट कर ही रहे हैं, मगर टैरिफ्स तो है वही सबसे बड़ा ट्रिगर आगे भी रहने वाला है। ये लीजिए, ये है ग्लोब के संकेत, रिटेलिएटरी टैरिफ्स आना, इस बीच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्टेटमेंट आना कि शायद निगोशिएशंस मेक्सिको और कनाडा के साथ हों, पार्शियल रोल बैक हो रहा हो, चाइना का दमखम दिखाना, डोमेस्टिक इकॉनमी को तवज्जो देना, ये सब संकेत हैं। बहुत हौच पौच है दुनिया इस समय, बड़े मुश्किल है आगे के समीकरण समझ पाना, और वो नर्वसनेस दुनिया भर की गुटीज दिखा रही है। खैर, अपने आप सेटअप पे चलते हैं। ये 10 दिन के पेन के बाद, या कह लें सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के बाद, किस तरह के अब सेटअप खड़ा है, किस तरह के समीकरण खड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है ट्रेड का सेटअप एक्चुअली इतना ख़राब नहीं है। लेकिन ये पता क्या, ये स्क्रिप्ट हमने कई बार देखी है। बड़े प्राइस डैमेज होते हैं, उसके बाद कुछ टाइम तक एफआईआईज थोड़ा सा अपना हाथ खींच लेते हैं, शॉर्टिंग थोड़ी सी कम करते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए, थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जिसे कहते हैं ना, आपको नए बकरे चाहिए ना, तभी तो Exactly. वो पिछली बार भी यही बात हुई थी। अच्छा, आपको याद होगा मैंने यही एग्जैक्टली बात 23,000 पर बोली थी
कि अब हो सकता है कि कुछ दिन तक मार्केट ने आपको याद होगा बार बार 22,800 पे जाके वो रिकवरी दिखाता था मार्केट। जिस दिन वो 22,800 की दीवार टूटी थी उस दिन सीधा फिर 800 पॉइंट डाउन साइड पर ओपन हो गए थे। ये सेटअप जो है ना मोर और लेस उसी तरीके का है। हालांकि एफआई की अभी भी सेलिंग इंटैक्ट है, एफआईज ने लेकिन कम बेचा है, 3400 करोड़ बेचा है। डीआईज ने सामने 4800 करोड़ बाय किया है। अब वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। 11,000 करोड़ के सामने तो कम ही लगेगा, 3400 करोड़ का नंबर है ना। 11,000 करोड़ से 4700 हुआ, 4700 से 3400 हुआ, तो डीआईएस की बाइंग भी ऑब्वियसली उस हिसाब से थोड़ी सी उससे कम हो गई। अगर आप पोजीशनिंग देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स की, वो भी अब 2-3 दिन से और बिगड़ नहीं रही है जितना हमने सीरीज की शुरुआत में देखी थी एटलीस्ट। अब आप चेंजेस देखिए एफआई के लॉन्ग शॉर्ट के, तो आप नोटिस करेंगे कि एक्चुअली ज़्यादा लॉन्ग ऐड करे उन्होंने, कम शॉर्ट ऐड करे, तो परसेंटेज वाइज तो काफ़ी लॉन्ग ऐड हुए टेक्निकली। तो ये आपको लगेगा कि शायद थोड़ी सेलिंग थम रही है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये हमने पहले कई बार देखा है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर में 37 करोड़ की नेट सेलिंग हुई है छोटी सी, और स्टॉक फ्यूचर में बाइंग हुई है 2700 करोड़ की। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में मामला ऑलमोस्ट बराबर का है। 700 करोड़ की सेलिंग निफ्टी में, 700 करोड़ की बाइंग बैंक निफ्टी में। वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर, टेबल पर, वो आपको विजिबल होगा। और जैसे मैं कह रहा हूँ लॉन्ग शॉर्ट खाली एफआईएस अगर आप देखें तो ज़्यादा लॉन्ग ऐड किए, कम शॉर्ट ऐड करें। इसका मतलब वो जो ग्राफ है वो हल्का सा आपको बढ़कर दिखाई देगा, और टेबल में आपको और क्लियर होगा। 1,88,000 के बजाय अब हम 1,87,000 शॉर्ट पर हैं, और लॉन्ग शॉर्ट पर, और 15.9 के मुकाबले 16.7% लॉन्ग पर हैं। इंडिया विक्स फ्लैट था कल 13.89 पर, पुट कॉल रेशियो भी मोर लेस फ्लैट था 0.86 पर, और एक स्टॉक बैन में आ गया मन्नापुरम का। तो ये कुल मिलाकर आज का सेटअप ठीक ठाक है, लेकिन बड़ा जो मूव है वो क्लियरली डाउन साइड पर है। ये है सेटअप ठीक ठाक है। ग्लोब के समीकरण कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यूएस फ्यूचर्स और एशिया थोड़े से इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। अपनी भी आज थोड़ी सी सुस्त शुरुआत होगी, बहुत ज्यादा दबाव के साथ नहीं होगी। ऐसे में अब तक ब्यूटीफुली उस टेक्सचर ने काम करा है अपनी सेल ऑन राइज, जहां तेजी ठंडी पड़ती हुई नजर आए, जहां गैप अप फिजल आउट हो रहा, बेचिए कैरी करिए, उसने बढ़िया इस ट्रेड में अपने को कमा के दिया है। थोड़ा सा सटल हिंट दी, सेटअप उतना बिगड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे में आज के इस प्रेशर अगर आया 50-60 पॉइंट के आसपास का दबाव, तो निफ्टी पे क्या वॉच करूं और जनरली मूड माहौल क्या बना के चलूं? देखिए, अब निफ्टी पर स्ट्रैटेजी मेरी सिंपल है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। ये आई थिंक हमने कल भी बात की थी, कल जब मैं घर से रहा तब भी पहले भी बात हुई थी कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। और एक चीज़ कल हमने जो डिस्कस की थी, गैप डाउन पे मत बेचें इस मार्केट में। देखिए, मार्केट ऐसा नहीं है कि आप गैप डाउन पे बेचें उसके बाद मार्केट आपको इंटरडे में भी मौके दे। थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल होकर काम करना पड़ेगा। पिछले दिन का हाई जो है वो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो लगातार नहीं हिट हो रहा है। 22,105 कल का हाई था, तो आपका क्लोजिंग बेसिस पर 22,105 का स्टॉप हो गया। अब मतलब अगर 22,200 220 इंटरडे में निकलने लगे तो ऑब्वियसली फिर वो एक क्लियर कट मैसेज होगा आपके लिए। लेकिन अगर 22,105 के ऊपर का आपको देखने लगे कि क्लोज की मार्केट तैयारी कर रहा है, तब आप अपने पोजिशनल शॉर्ट्स को काटें, क्योंकि जहां पर भी आप काटेंगे पोजिशनल शॉर्ट, फिर भी आपने बड़ा पैसा बनाया होगा, क्योंकि इस स्विंग की शुरुआत ही सीधा 22,800 से हुई थी। हमारी तो अप्रोच खैर उससे बहुत पहले से शॉर्ट की थी, लेकिन खैर वो उस पर नहीं जाते हैं अब हम। अच्छा, बड़ा गैप डाउन हो तो शॉर्ट नहीं बनता है, वैसे लग नहीं रहा कि बड़ा गैप डाउन होगा, 50-60 पॉइंट ही है। 21,800 से 22,000 पर अब वो तगड़ा सपोर्ट है, जो 22,800 से 23,000 पर पिछली बार था, अब 21,800 से 22,000, जहाँ पर मैंने आपको गिनाया भी कि पोस्ट इलेक्शन रैली की शुरुआत वहीं से हुई थी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो 21,800 से 22,000 का जोन। तो अभी के लिए स्ट्रैटेजी वही है कि रैली के फेल होने पर बेचें, और फ्रेश शॉट अगर आप कर रहे हैं तो जहाँ पर भी रैली फेल हो रही है वहाँ पर बेचें, और तो डे हाई का स्टॉप लॉस रखें। वो एक अप्रोच हो सकती है। अभी आशीष बाय के बारे में नहीं सोचना है। एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर आप सोच सकते हैं। एज अ ट्रेडर, जब तक मार्केट आपको 3-4 दिन डे हाई पर बंद ना दे, तब तक किसी भी इंटरडे रैली को एक नए ट्रेंड की शुरुआत समझने की गलती मत करिएगा। बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी का अप्रोच। कल निफ्टी बैंक वो पॉकेट, कल जब बाजार खुला था तगड़े गैप डाउन के साथ, निफ्टी के 50 में से 3 स्टॉक्स चमक रहे थे। तीनों बैंकिंग दिग्गज थे। एंड तक जाते जाते वो बैंक्स ही थे जो कुछ बहुत दमखम दिखा रहे थे। हाँ। ऐसे में निफ्टी बैंक ये हो क्या रहा है? एक शेड बेहतर नजर आने लगा अब क्या? या अप्रोच क्या होगी? आशीष, ये डेजा वो एक फीलिंग होती है ना, ये हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया। आपने हमारी बात हुई है, एक शेड बेटर है, एक शेड बेटर है, लेकिन जब पिटता है ना तो वो सीधा 2 शेड बर्स हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में साइंस हैं थोड़े से मजबूती के। SBI ने उस रिकवरी को कल लीड किया। अगर आप चार्ट देखें तो कल SBI डे हाई पर जाकर बंद हुआ था। ICICI बैंक और HDFC बैंक, इनमें भी थोड़ी तेज़ी रही।
हालांकि वॉलेटिलिटी थी, एसबीआई जितना स्ट्रॉन्ग स्टेबल चार्ट नहीं था, लेकिन दोनों में तेज़ी थी। दिक्कत ये कि ना, ये पहले स्क्रिप्ट कई बार प्ले आउट हो चुकी है। हमें जब लगता है ना कि बैंक निफ्टी अब रिलेटिवली स्ट्रांग है, वो एफआईआईज आके ऊपरी लेवल पे फिर वापस सेल करके मारते। तो इसके लिए जब तक 49,000 क्रॉस ना हो बैंक निफ्टी पर, किसी भी रैली में मुझे तो भरोसा नहीं आएगा। और मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए तैयार हैं, लेकिन बैंक निफ्टी पर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है, बैंक निफ्टी पर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है। जब हम कंटिन्यूस सेशन में होंगे तब हम इस अप्रोच पर काम करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई प्री मेडिटेटेड अप्रोच लेकर, फॉर एग्जाम्पल कल कौन सी अप्रोच चली होगी बैंक निफ्टी पर प्री मेडिटेटेड, वो नहीं चलेगी। आपको स्क्रीन पर देखकर उसके बाद एक्ट करना होगा। ओके, ये कहानी है निफ्टी बैंक का अपना आज का अप्रोच। अच्छा, मैं पता है वो आऊं बिग स्टॉक्स पे कस्टमरली, इसके बाद हम लोग बिग स्टॉक्स पे उतरते हैं, लेकिन कल शाम सिस्टम को तो आप ही ने सबसे पहले फ्लैग ऑफ करा था, वो अपडेट जैसी आया था एक्सचेंजेस पे। एनएसई ने कल शाम को एक रिलीज जारी करा ये कहते हुए कि हम अपनी एक्सपायरी डे को बदल रहे हैं, वीकली को थर्सडे से शिफ्ट करके मंडे कर देंगे और मंथली को महीने के लास्ट थर्सडे से शिफ्ट करके महीने के लास्ट मंडे पे ले आएंगे। और 4 अप्रैल यानी कि 3 अप्रैल तक की वीकली एक्सपायरी तो ऐसी चलेंगी, 4 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये बदलाव लागू होंगे। कि इसके पीछे कुछ समझ में आया, करना क्या चाहते हैं, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अब मैं इसको जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या जो एक्स सेबी चेयरपर्सन गई हैं, उनको थोड़ा सा वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो आपने हमारे साथ किया था, अब हम तो आप गए, अब हम वापस अपना वो कर रहे हैं। क्योंकि पहले 1-2 बार एनएसई ने जब कोशिश की तो उनको साफ बोल दिया गया था कि नो, वापस आओ, हमको बीएसई को प्रमोट करना है। देखिए, पहले तो ये न्यूज़ प्ले आउट हो रही है, चारों के चारों न्यूज़, मतलब ये सारी की सारी न्यूज़ की एक्सपायरी के जो जितने बदलाव हैं, बेसिकली अब एनएसई की सारी एक्सपायरीज मंडे को होगी। अब मेरा क्या व्यू है, मेरा ये मानना है कि ये शायद एक तरीके से एनएसई एक गेम प्ले करने की कोशिश कर रहा है। इसको आप चाहे मास्टर स्ट्रोक कह दें, जो मर्जी कह दें। बीएसई की एक्सपायरीज कब होती हैं? मंगलवार को, ट्यूसडे को। अब अगर आप सीधा के पहले ही बोल देंगे कि मैं सोमवार को एक्सपायरी कर रहा हूँ, अब बीएसई संडे को तो मार्केट खोल नहीं सकता। तो ये एक तरीके से एनएसई प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो बीएसई में ट्यूसडे को वॉल्यूम्स जा रहे थे, वो वापस थोड़ा सा प्रीएम्प्ट किया जाए। क्योंकि क्या होता है ना, एक मंडे को मान लो मंथली एक्सपायरी हो गई, उसके बाद ट्यूसडे को आप फिर मंथली के इस बात सोचेंगे नहीं, है ना। तो उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये रजीम चेंज के उसमें थोड़ा सा एनएसई ने कोशिश की है कि थोड़ा सा इसका फ़ायदा उठाया जाए और अपनी एक्सपायरी को मंडे को लेकर आ जाया जाए। क्योंकि अब अगर आप मंडे को लेकर आ गए हैं तो अब कहने को बीएसई अपना फ्राइडे को ला सकता है, ट्यूसडे के बजाय फ्राइडे को लेकर आ सकता है। क्योंकि टेक्निकली फ्राइडे मंडे के 4 दिन बाद आता है, लेकिन मंडे से 1 दिन पहले का भी सेशन फ्राइडे, ये एक विशेष सर्कल है। ये मेरे ख्याल से दोनों एक्सचेंजेस के बीच में ना, ये जिस तरीके से हो रहा है, ये थोड़ा सा एक विशेष सर्कल है। लेकिन मैं बताऊँ ना, मुझे ये चीज़ ना थोड़ी सी अजीब लगती है। समय आ गया दोनों एक्सचेंजेस साथ में बैठें और डिसाइड करें कि भाई क्या ये कोई बच्चों का खेल थोड़ा ना है कि जब मना है मंडे, जब मना है ट्यूसडे, जब मना है वेंसडे, जब मना है थर्सडे। और थर्सडे एक हमारा, जब से मार्केट चली आ रही है, निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती आई है, एक आइकॉनिक थर्सडे का दिन रहा है। ट्रिपल विचिंग डे, क्वाड्रुपल विचिंग डे, जो मर्जी हम कहते आए हैं उसको, वो रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है, बट खैर एनीवे, इट्स बिजनेस, सब बिजनेस है आजकल, तो सब उस हिसाब से कर रहे हैं। लीजिए भाई, पर अजीब है, एक तो वीकेंड में तमाम रिस्क कैरी करके मंडे को एक्सपायरी की तैयारी करना, पता नहीं कितने ट्रेडर हिम्मत कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होने वाला है। पर ठीक है, अपमैनशिप की लड़ाई है, ऐसे ही प्लेटफॉर्म बदलते रहेंगे। ये हो गई इंपॉर्टेंट न्यूज पैक। अब सीएनबी सेवास का मॉर्निंग पैनल भी दिखा देता हूं, कुछ देर में